भारतीय हुक्मरान अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मशरूत फायर बंदी की इल्तिजा कर चुके थे। इधर इंडियन एयरफोर्स के तैयारे लाहौर के ऊपर मंडला रहे थे। उसी रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत की इल्तिजाओं और पाकिस्तान की रजामंदी का ऐलान मुल्कों की भरी महफिल में किया और उसी रोज इंडियन एयरफोर्स के 8 तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने आ गए। पाक फजाइया के हवाई अड्डे के ऑपरेशन रूम में टेलीफोन की घंटी बजी। ड्यूटी ऑफिसर ने रिसीवर उठाया तो उसे कंट्रोलर की आवाज सुनाई दी, स्क्रैम्बल 4 F-86 यानी 4 F-86 सेबर फजा में भेज दो। ड्यूटी ऑफिसर ने रिसीवर रख कर बटन दबाया। दिन का पिछला पहर था। अड्डे के माहौल में स्क्रैम्बल के सायरन ने इर्तियाश पैदा कर दिया। हवाबाज तैयारों की कॉकपिटों में तैयार बैठे थे। चश्मे जदन में 4 हवाबाजों ने ऊपर से कॉकपिटें बंद कर ली और चारों के इंजन गरज उठे। जरा सी देर में तैयारे रनवे की तरफ चल पड़े। रनवे पर जाकर इंजनों से दिल दहला देने वाला शोर उठा और पहले 2 तैयारे, एक में स्क्वाड्रन लीडर शरबत अली चंगेजी और दूसरे में उसका विंगमैन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजरुल हक मलिक रनवे पर सीधे होकर गरजदार जन्नाटे से जमीनों आसमान को मुर्तइश करते फजा में बुलंद हो गए। उनके पीछे दूसरे 2 शाहबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद नजीर अहमद जीलानी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह खान अपने तैयारों को रनवे पर ले जाकर चंगेजी और मलिक के पीछे उड़ गए। चारों तैयारे चंद ही लम्हों में दूर उफक पर धब्बों की मानिंद नजर आए, फिर सितंबर की तपती फजा में गुम हो गए। जिन हवाबाजों को इस तरह उजलत में उड़ा दिया जाता है, उन्हें हिदायत कंट्रोलर की तरफ से फजा में वायरलेस पर दी जाती हैं। इन चारों हवाबाजों को भी बगैर हिदायत के उड़ा दिया गया था। वो फजा में दूर निकल गए तो उन्हें अड्डे से कंट्रोलर की आवाज सुनाई दी, बुलंदी 20,000 रखो, कसूर और लाहौर के इलाके पर गश्ती परवाज करो। चारों तैयारों ने कसूर का रुख कर लिया और 20,000 फुट की बुलंदी पर जाकर कसूर खेमकरन सेक्टर पर जा पहुंचे। फजा धुंधलाई हुई और बुलंदी 20,000 फुट थी। जमीन पर कुछ नजर न आता था। जंग का 14वां रोज था और पाक फौज को खेमकरन पर कब्जा किए कई दिन गुजर गए थे। खेमकरन कसूर से 6 मील दूर भारत का एक अहम कस्बा है। उस रोज जंग खेमकरन से कई मील आगे हो रही थी। पाक फजाइया के इन 4 तैयारों की मुसलसल गूंज सुनाई दे रही थी। हवाबाज हर सू फजा में दुश्मन के तैयारों को तलाश कर रहे थे। वो गश्ती परवाज की जिम्मेदारियों से खूब आगाह थे। नीचे पाक फौज वतन की आबरू की खातिर सरधड़ की बाजी लगाए हुए थी और भारतीय कमांडर पाकिस्तानियों से खेमकरन छीन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुमक जंग में झोंक रहा था। ये हवाबाजों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बर्री गाजियों को दुश्मन की हवाई ताकत से महफूज रखें। वो चौकस होकर लाहौर, कसूर, खेमकरन, महवर की फजा की पासबानी कर रहे थे। अचानक उनके तैयारों के रेडियो पर कंट्रोलर की आवाज सुनाई दी। 4 नामालूम किस्म के तैयारे दुश्मन के इलाके से ऊपर उठते आ रहे हैं। उनका रुख शुमाल की तरफ है। पाक फजाइया के ये चारों हवाबाज फौरन लाहौर के ऊपर चले गए। दुश्मन के तैयारों का शुमाल की तरफ से आने का मतलब था कि वो लाहौर के ऊपर आएंगे या ऊपर से गुजरेंगे। पाक हवाबाज लाहौर के तारीखी शहर के ऊपर चक्कर काटने लगे और आंखों पर जोर दे देकर हर सू दुश्मन के तैयारों को ढूंढने लगे। अपने परों के नीचे लाहौर शहर को देखकर चारों शाहबाजों की रग रग बेदार हो गई और दिमागी और जिस्मानी कुव्वतें एक नुक्ते पर मरकूज हो गईं। उनका खून खौल उठा। इसी लाहौर पर कब्जा करने के लिए दुश्मन ने पूरी कुव्वत से हमला किया था और अब उसके तैयारे इसी शहर का रुख किए उड़े आ रहे थे। पाक फजाइया के इन हवाबाजों ने लाहौर की सड़कों पर लोगों को चलते फिरते देखा तो उन्होंने अपने अंदर नई कुव्वत महसूस की और उन्होंने महसूस किया कि कौम हमारे भरोसे जंग के दौरान आजादी से घूम फिर रही है। उनके सीने फख्र, जज्बा हुर्रियत और हुब्बुल वतनी से फैलने लगे। फर्ज की नजाकत और तकद्दुस ने ईमान की चिंगारियां सुलगा दी। वो और ज्यादा चौकस होकर फजा में दुश्मन को तलाश करने लगे। मुबादा वो बेखबरी में बम गिरा जाए। अमानुल्लाह को अपनी बुलंदी से नीचे 2 मुतहर्रक धब्बे नजर आए। वो वायरलेस पर चिल्लाया, दुश्मन के 2 तैयारे सामने जरा बाएं, 5,000 फुट बुलंदी पर। चारों हवाबाजों ने पलक झपकते बैक वक्त तेल की फालतू टैंकियां परों से गिरा दी और मशीन गन्नों और गन साइटों के बटन और स्विच वगैरह चेक करके मार्के के लिए तैयार हो गए। दुश्मन के तैयारे अमानुल्लाह के सिवा किसी और साथी को नजर नहीं आए थे। लेकिन जरा ही देर बाद लीडर के नंबर 2 जीलानी ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारों को देख लिया बल्कि उन्हें पहचान भी लिया। वो इंडियन एयरफोर्स के 2 हंटर थे और उनसे कम बुलंदी पर परवाज कर रहे थे।
हवाबाजों ने अपने तैयारे को दुश्मन के तैयारों पर गोते में डाल दिया। स्क्वाड्रन लीडर चंगेजी को दुश्मन के 2 और हंटर तैयारे नजर आ गए। ये दोनों तकरीबन 3000 फुट के फासले से जिलानी को जद में लेने के लिए उस पर झपट रहे थे। चंगेजी ने, जो बलूचिस्तान के हजारा कबीले का जंगजू है, तीर की तरह इन 2 हंटरों पर टूट पड़ने को अपने तैयारे का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। मलिक उसकी अकबी हिफाजत के लिए उसके पीछे था। लाहौर शहर पर फजाई मार्का शुरू हो गया। जरा ही देर में मार्के की सूरत खासी दिलचस्प हो गई। पाक फजाइया के 2 तैयारे दुश्मन के 2 तैयारों के ताकुब में थे और दुश्मन के 2 तैयारे पाक फजाइया के इन दोनों तैयारों के ताकुब में थे और उनके अकब में पाक फजाइया के 2 तैयारे उन्हें जद में लेने की कोशिश कर रहे थे। गोया तमाम तैयारे ताकुब में थे और उनका ताकुब भी हो रहा था। लाहौर की फजा तैयारों की मशीन गन्नों की हैबतनाक और मुसलसल धमक से गूंज रही थी। नीचे लाहौर में हवाई हमले के सायरन वावेला कर रहे थे, लेकिन लाहौर के जिंदा दिलान खतरे के सायरन को यकसर नजरअंदाज करके हुजूम दर हुजूम आसमान की तरफ मुंह करके अपने शाहबाजों और दुश्मन के हवाबाजों का जिंदगी और मौत का मार्का देख रहे थे। उनके सीनों से नारे तोपों के धमाकों की तरह गूंज रहे थे। लाहौर के जमीनों आसमान पर हैजान तारी था और तकबीर के नारों से फजा कांप रही थी। लाहौरियों को अच्छी तरह मालूम था कि वो सर पर लड़ते तैयारों की मशीन गन्नों की जद में खड़े हैं, लेकिन वो फजाई मार्कों को यूं देख देख कर नारों का वावेला मचा रहे थे जैसे पतंगबाजी देख रहे हों। दोनों तरफ के तैयारे एक दूसरे पर चीख चीख और गरज गरज कर छपट रहे थे और मशीन गन्नों की बौछारें फायर कर रहे थे। लड़ते लड़ते जब मार्का उरूज पर पहुंचा तो दोनों तरफों की तरतीब गडमड होने लगी। लाहौर के आसमान पर कयामत बपा हो गई। तैयारे एक दूसरे के पीछे गोतों में जा रहे थे, एक दूसरे के ताकुब में दाएं बाएं और ऊपर नीचे हो रहे थे। कलाबाजियां खा खा कर पैंतरे बदल रहे थे और हर लम्हे बाद मशीन गन्नों का फायर यूं सुनाई देता जैसे बादल गरज रहे हों। स्क्वाड्रन लीडर चंगेजी अपने कॉकपिट में कमर को जरा सा खम देकर आगे को झुका हुआ गन साइट में नजरें जमाए हुए था। उसने दुश्मन के एक तैयारे को आगे लगा रखा था। उसका शिकार अचानक बाएं को घूम गया। उसे तवक्को थी कि वो चंगेजी को अपने ताकुब से झटक डालेगा, लेकिन चंगेजी उससे ज्यादा फुर्तीला निकला। उसने भी तैयारे को बाएं तरफ घुमाया और ताकुब से 1 इंच भी न भटका। उसने फिर गन साइट में से झांका। दुश्मन का तैयारा साइट के रोशन नुक्तों के हल्के में आ रहा था। उस तैयारे का हवाबाज दरअसल पाक फजाइया के एक तैयारे के ताकुब में भी था। वो चंगेजी से बचने की कोशिश के साथ साथ पाक फजाइया के तैयारे को भी जद में लेने की कोशिश कर रहा था। पेशतर इसके कि वो पाक हवाबाज पर फायर करता, चंगेजी ने उसे रेंज में लेकर फायरिंग बटन दबा दिया। उसकी गोलियों की तमाम तर बौछार भारतीय तैयारे की बॉडी में लगी। भारतीय हंटर जोर से डगमगाया, लेकिन वो पाकिस्तानी तैयारे के अकब से न हटा। चंगेजी ने 2-3 लम्हे इंतजार करके बड़े तहम्मुल से एक और बौछार फायर कर दी और ताकुब में लगा रहा। दुश्मन अभी तक सलामत और चंगेजी की जद से बच निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा था। वो तैयारे को दाएं बाएं ऊपर नीचे पटखनियां दे रहा था, लेकिन चंगेजी ने उसे जद से निकलने न दिया और एक और ब्रस्ट फायर कर दिया। ये ब्रस्ट काम कर गया और भारतीय हवाबाज चंगेजी के चुंगल से ही नहीं, इस दुनिया के झंझट से ही आजाद हो गया। भारतीय हंटर फजा में स्याह काला धुआं छोड़ता पाक सरजमीन की सरहदों की समत गिरा और फट गया। हवाबाज तैयारे से निकल न सका। चंगेजी का नंबर 2 मलिक उसके पीछे था और उसे टेल क्लियर के पैगाम देता रहा था, लेकिन चंगेजी ने महसूस किया कि कुछ देर से उसे मलिक की आवाज नहीं सुनाई दी। चंगेजी ने उसे वायरलेस पर बुलाया, लेकिन उसे कोई जवाब न मिला। जिलानी और अमानुल्लाह आपस में बहुत बातें कर रहे थे। उनके हौसले उरूज पर थे। वो दोनों एक दूसरे से राब्ता कायम रखे हुए अपने से दुगनी तादाद के दुश्मन से जमकर लड़ रहे थे, लेकिन इन आवाजों में चंगेजी को मलिक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसने मलिक को फिर पुकारा, लेकिन मलिक खामोश रहा। चंगेजी के दिल पर बोझ सा आ पड़ा। उसे अपनी नहीं मलिक की फिक्र थी, लेकिन मलिक की आवाज फजा में सुनाई नहीं दे रही थी। मलिक दरअसल लाहौर ही के आसमान में था और तन तनहा दुश्मन के 4 नेट तैयारों से जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहा था। दुश्मन के 4 नेट तैयारे अचानक उस पर झपट पड़े। ये नेट अचानक ही कहीं से आ गए थे। उन्होंने मलिक को इतनी मोहलत ही न दी कि वो अपने लीडर को बता सकता कि मेरी आजमाइश की घड़ी आ पहुंची है और अब तुम अपने अकब का खुद ध्यान रखना। अगर मलिक इन तैयारों को अपने ऊपर झपटता देख लेता तो बात और थी, लेकिन मार्का घुमसान का था और मलिक को अपने लीडर के अकब का ज्यादा ख्याल था और दुश्मन उस पर बेखबरी में टूट पड़ा था। उसे उस वक्त पता चला जब उसके तैयारे के दाएं पर गोलियों की बौछार आ लगी और उसके तैयारे को झंझोड़ कर पार हो गई।
ملک نے چونک کر دیکھا، 2 نیٹ طیارے اس پر غوطے میں تھے اور ایک نے اس پر فائر کیا تھا۔ ملک نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا، اسے 2 اور نیٹ طیارے اپنے اوپر جھپٹے میں نظر آئے۔ ایک نیٹ کی گنیں اس پر فائر کر رہی تھیں۔ ملک کے طیارے نے شدید چوٹیں کھائیں۔ ملک گھبرانے والا ہواباز نہیں تھا۔ اس نے 7 ستمبر کے روز سرگودھا کے تاریخی فضائی مارکے میں دشمن کا ایک مسٹیئر طیارہ مار گرایا تھا۔ ملک نے چوٹیں کھا کر طیارے کو تیزی سے ایک طرف کر لیا اور دشمن کی مزید بوچھاڑوں کی زد سے نکل آیا۔ بھارتی ہواباز نے ملک کے موڑ کی راہ میں آ کر زاویے سے فائر کیا، پھر نیچے سے ملک کے طیارے کی راہ میں آنے کی کوشش کی اور ایک اور برسٹ فائر کر دیا۔ یہ برسٹ خاصا لمبا تھا جو ملک کے طیارے میں لگا۔ ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کا طیارہ بے قابو ہو کر چکراتا ہوا نیچے آ رہے گا، لیکن ملک نے طیارہ سیدھا کر لیا۔ گو اسے توقع بہت کم تھی کہ اس قدر مجروح طیارہ سیدھا ہو سکے گا، لیکن ملک کی ہمت تھی کہ اس نے بیکار طیارے کو قابو میں کر لیا، مگر اس کی کاکپٹ میں دھواں بھرنے لگا۔ ملک نے ہوش ٹھکانے رکھے اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دشمن کے 4 طیارے اس پر جھپٹ رہے تھے، لیکن ملک نے طیارے کو گہرے غوطے میں ڈال دیا۔ کاکپٹ میں دھواں زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور طیارے کو قابو میں رکھنا ممکن نہ تھا۔ ملک نے اپنے لیڈر کو وائرلیس پر بلانے کی کوشش کی، لیکن وائرلیس سسٹم تباہ ہو چکا تھا۔ ملک لڑنے کے قابل نہ رہا تھا۔ طیارہ اس قدر تباہ ہو چکا تھا کہ اس کا فضا میں رہنا ہی محال تھا، لیکن ملک طیارے کو اڈے پر لانے کے جتن کرنے لگا۔ بات بن نہ سکی۔ وہ دشمن کو جل دے کر نکل تو آیا، لیکن اڈے کو واپس جاتے ہوئے اسے محسوس ہونے لگا کہ طیارہ واپس نہ پہنچ سکے گا۔ ملک کو طیارہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اگر اسے کوئی یقین دلا دیتا کہ اگر وہ جان دے دے تو طیارہ محفوظ رہے گا، تو وہ پاک فضائیہ کے ایک طیارے کی خاطر اپنی جان دے دیتا۔ اس نے طیارے کو ہوا میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن طیارہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ ملک کے لیے اب ایک ہی صورت تھی کہ اپنے عزیز اور وفادار ساتھی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ کاکپٹ دھوئیں سے بھر گئی تھی اور کسی بھی لمحے طیارہ پھٹ سکتا تھا۔ ملک نے بوجھل دل سے دم توڑتے طیارے کے پروں پر نگاہ ڈالی۔ اس طیارے نے اس کا بہت ساتھ نبھایا تھا۔ اس طیارے نے پاکستان کے دفاع کے لیے بہت سی جنگی پروازیں کی تھیں اور دشمن سے خوریز جھڑپیں لڑی تھیں۔ ملک نے کاکپٹ کو آخری بار دیکھا اور کاکپٹ کی کینپی اڑا کر سیٹ کو ایجیکٹ کر دیا۔ وہ سیٹ سمیت کئی فٹ دور اوپر اڑ گیا۔ پیراشوٹ کھلا، سیٹ بھی جسم سے الگ ہو چکی تھی اور وہ دل پر طیارے کی جدائی کا بار لیے زمین پر آ رہا تھا اور شام کے وقت بخیریت اڈے پر پہنچ گیا۔ ادھر لاہور کی فضا میں پاک فضائیہ کے 3 سیبر طیارے اور دشمن کے ساتھ، جن میں 3 ہنٹر اور 4 نیٹ طیاروں میں مارکا جاری تھا۔ جیلانی اور امان اللہ 2 ہنٹر طیاروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ نیٹ طیارے ان پر بوچھاڑ فائر کر رہے تھے۔ امان اللہ جیلانی کو عقب سے کور دے رہا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ دونوں شہباز حاضر دماغی اور یکسوئی سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ وار کرنا بھی بہادری ہے، لیکن چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ کر وار پہ وار بچانے کے لیے غیر معمولی قابلیت اور شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ان دونوں شہبازوں کا کمال تھا۔ اس کے باوجود وہ دشمن پر وار بھی کر رہے تھے۔ امان اللہ کو 2 نیٹ طیارے اپنے اوپر جھپٹتے نظر آئے۔ وہ نہایت تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن اس نے پھرتی سے ایک طرف ہو کر ایسا پینترا بدلا کہ دونوں طیاروں کا جھپٹا رائے گاں گیا۔ جیلانی 2 ہنٹروں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک ہنٹر کے ہواباز نے اچانک ایک اور داؤ کھیلا اور یکلخت گھوم کر امان اللہ کے عقب میں آنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کسی حد تک اپنے داؤ میں کامیاب رہا، بلکہ اس نے قریب ہو کر امان اللہ پر ایک بوچھاڑ فائر کر دی، لیکن امان اللہ تیزی سے طیارے کو بائیں کر کے اس کی شست سے نکل چکا تھا۔ دشمن کی بوچھاڑ فضا میں بکھر گئی اور ہنٹر آگے نکل گیا۔ جیلانی نے دوسرے ہنٹر کا تعاقب نہ چھوڑا۔ اس ہنٹر کا ہواباز ہوشیار اور تجربہ کار معلوم ہوتا تھا۔ وہ فضائی مارکے کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس نے جیلانی کو عقب سے جھٹکنے کے لیے قابل داد داؤ کھیلے اور کمال پھرتی سے طیارے کو دائیں بائیں اور اوپر نیچے کرتا رہا، لیکن جیلانی اس سے بھی زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ اس کی دم کے ساتھ چپکا رہا اور اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ہنٹر آہستہ آہستہ جیلانی کی گن سائٹ میں آ رہا تھا۔ آخر جیلانی نے اسے گن سائٹ میں لے لیا اور فائرنگ بٹن دبا دیا۔ اس کی 6 مشین گنوں نے آہن شکن اور آتشیں گولیاں اگلیں۔
भारतीय तैयारा स्याह धुआं उगलने लगा, फिर शोले भड़के और वो चलता हुआ लाहौर के इलाके में गिर पड़ा। हवाबाज तैयारे से निकल न सका। बाकी भारतीय हवाबाजों ने अपने 2 हंटर तैयारों को हवाबाजों समेत यूं खत्म होते देखा तो उन्होंने निकल भागना ही बेहतर समझा और वो फजा में बिखर कर अपनी अपनी राह भाग गए और हमारे तीनों शहबाजों ने अपने अड्डे का रुख कर लिया और चौथा यानी मलिक शाम को पहुंच गया। नीचे लाहौर की सड़कों और छतों पर, बागों और मैदानों में लाखों इंसान तैयारों की बरसती गोलियों की बौछारों में खड़े गले फाड़ फाड़ कर नारे लगा रहे थे। वो मारा, वो काटा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। हुजूम और ज्यादा घने हो गए थे। जब उन्होंने दुश्मन का ये दूसरा तैयारा जलता हुआ लाहौर के मज़ाफ़ात में गिरते देखा तो नारे लगाते उस समत भाग उठे जिस तरफ तैयारा गिरा था। तैयारा शालामार से परे गिरा और देखते ही देखते लाहौर की मखलूक तैयारे के बिखरे हुए टुकड़ों पर टूट पड़ी। जिसके हाथ जो लगा वो पाक फजाइया के फातिहाना कारनामे की यादगार के तौर पर उठा लाया। जिन लोगों के हाथ तैयारे का जरा सा टुकड़ा भी न आया वो उस जगह की जली हुई मिट्टी ही उठा लाए जहां तैयारा जल कर राख हो गया था। भारतीय हवाबाज की खोपड़ी जिस्म से कटकर दूर परे पड़ी थी और उसका बाकी जिस्म तैयारे के साथ जल गया था। यही एक तरीका है जिससे भारतीय खोपड़ी में जरा सी अक्ल डाली जा सकती है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।